हाय स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं कार्ल वूज थ्री डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम। ठीक है। तो हमने बहुत सारे क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में पढ़ा है, जैसे आर एच विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम और लीनियस का 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। ऐसे ही हमारे एक साइंटिस्ट थे कार्ल वूज, जिन्होंने दिया 3 डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम। चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अर्ली क्लासिफिकेशन सिस्टम। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि कार्ल वूज से पहले किन किन साइंटिस्टों ने अपना क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया और किस बेसिस पर दिया था। ठीक है। बिफोर कार्ल वूज, साइंटिस्ट क्लासिफाइड ऑर्गेनिज्म इन सिंपलर वेज। उन्होंने सिंपल वे में क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया। सबसे पहले बात करें तो टू किंगडम सिस्टम। टू किंगडम सिस्टम, टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। उन्होंने क्या किया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सभी को 2 किंगडम्स में डिवाइड कर दिया। दैट इज किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया। क्लियर? बेस्ड ऑन ओनली विजुअल कैरेक्टर्स मॉर्फोलॉजी। उन्होंने देखा कि ऑर्गेनिज्म किस तरीके से दिख रहे हैं मॉर्फोलॉजिकली, मतलब बाहर से अगर मैं किसी चीज को देखूं तो वो मुझे कैसी दिख रही है, उस बेसिस पे मैंने क्लासिफाई कर दिया, है ना। जैसे मुझे कोई चीज दिख रही है कि वो मूव नहीं कर सकती, है ना, मूव नहीं कर सकती, तो मैंने उसको प्लांटी में रख दिया। और मूव कर सकती है तो मैंने उसको एनिमेलिया में रख दिया। तो मैंने ये क्या देखा, उसके बाहर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स देखे कि वो मूव कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है। तो अर्ली क्लासिफिकेशन सिस्टम में फर्स्ट है टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन सिस्टम, दैट इज गिवन बाय लीनियस 1758। तो इन्होंने ओनली विजुअल कैरेक्टर्स को लेके क्लासिफाई किया ऑर्गेनिज्म को। ठीक है। सेकेंडली हमारे टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम भी है, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम भी है, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम भी है, देन 5 है हमारा, दैट इज वेरी फेमस 5 किंगडम सिस्टम। मीन्स सारे ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम्स में डिवाइड कर दिया। ये किसने किया था? आर एच वेटिकर ने किया था 1969 में। ठीक है। इन्होंने क्या बोला कि सारे जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो 5 किंगडम्स में डिवाइड हैं, दैट इज मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। ठीक है। बेस्ड ऑन सेल टाइप, न्यूट्रिशन, कॉम्प्लेक्सिटी। अर्ली जो साइंटिस्ट है उन्होंने क्या देखा, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स देखा, फिर थोड़ा और स्टडी किया तो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आ गया, फिर 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आ गया, दैट इज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, जिसमें साइंटिस्ट ने थोड़ा और डिटेल में स्टडी करना स्टार्ट किया ऑर्गेनिज्म के बारे में। उन्होंने उनकी सेल टाइप के बारे में स्टडी की कि उनका सेल टाइप कैसा है, क्या वो प्रोकैरियोटिक है, क्या वो यूकैरियोटिक है, वो न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीजें भी उन्होंने स्टडी किया और 5 किंगडम सिस्टम बनाया। ठीक है। But both these systems were based on structure, functions, not on genetic relationship. That's why they could not explain how life evolved from common ancestor. ये सारे दोनों सिस्टम थे, वो उनके फंक्शंस पे बेस्ड थे या फिर उनके बाहरी स्ट्रक्चर पे बेस्ड थे। लेकिन किसी भी साइंटिस्ट ने जेनेटिक रिलेशनशिप्स के बारे में बात नहीं की कि जेनेटिकली ऑर्गेनिम्स किस तरीके से कनेक्टेड है ना, कि उनका एंचेस्टर कौन है, कॉमन एंचेस्टर कौन है, कहाँ से वो ऑर्गेनिज्म बने हैं, अलग अलग किंगडम्स डिवाइड किए हैं मैंने, वो आपस में क्या रिलेशनशिप रखते हैं, क्या उन दोनों किंगडम्स का जो एंचेस्टर है वो कॉमन है या नहीं है। तो साइंटिस्ट ने जेनेटिक रिलेशनशिप्स के बारे में स्टडी नहीं किया, इसीलिए ये चीजें कार्ल वुड्स को पसंद नहीं आई। तो उन्होंने इस सिस्टम को इनकम्प्लीट बोल दिया और अपना एक नया सिस्टम बनाया। उन्होंने क्या सिस्टम बनाया, आगे बढ़ते हैं। वाई वूज फाउंड इट इनकम्प्लीट। वूज ने इस सिस्टम को क्या पाया, इनकम्प्लीट पाया। क्यों पाया, चलो देखते हैं। कार्ल वूज, एन अमेरिकन माइक्रोबायोलॉजिस्ट, was studying microorganisms using molecular method. He observed that all prokaryotic organisms without nucleus, प्रोकैरियोटिक कौन होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है।
were grouped under one kingdom, that is Monera. But when he studied their ribosomal RNA, कौन सा RNA? That is ribosomal rRNA. Okay, ribosomal RNA, that is rRNA. He noticed major differences among them. This show that not all prokaryotes are the same. Some had completely different genetic sequence, showing that they form a separate line of evolution. उन्होंने क्या किया? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में क्या था कि मोनेरा एक किंगडम था जिसमें उन्होंने सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को रख दिया कि जितने भी अर्थ पे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे किसमें आएंगे? मोनेरा में आएंगे। लेकिन जब कार्ल वुज ने इनको स्टडी किया तो उन्होंने देखा कि मोनेरा में जो ऑर्गेनिज्म हैं उन्होंने उनमें आपस में भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं जेनेटिकली। जब उन्होंने उन ऑर्गेनिज्म को जेनेटिकली या मॉलिक्यूलर लेवल पर स्टडी किया, मॉलिक्यूलर लेवल पे मतलब उनके आरएनए के बारे में स्टडी किया, उनके राइबोसोमल आरएनए के बारे में पढ़ा, तो उन्होंने देखा कि जो ऑर्गेनिज्म मोनेरा में है उनमें आपस में भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। अगर उनमें डिफरेंसेस हैं तो मैंने कैसे एक ही किंगडम में सारे रख दिए, है ना? This showed that not all prokaryotics are the same. उन्होंने कहा कि अगर सारे प्रोकैरियोटिक मेरे मोनेरा हैं, सारे प्रोकैरियोटिक मोनेरा किंगडम में हैं, तो वो सेम होने चाहिए। बट जब कार्ल वुज ने स्टडी किया मॉलिक्यूलर लेवल पे उनके राइबोसोमल आरएनए को स्टडी किया तो उन्होंने देखा सारे प्रोकैरियोटिक सेम नहीं है। सम हैड कंप्लीटली डिफरेंट जेनेटिक सीक्वेंस। कुछ प्रोकैरियोटिक्स के पास पूरी तरीके से अलग जेनेटिक सीक्वेंस है और किसी के पास अलग। ये दिखाता है कि उनका इवोल्यूशन अलग अलग तरीके से हुआ है। ठीक है, this made him realize the existing classification system was incomplete and did not represent the true diversity of life. ठीक है, ये मैंने भी बात बोली। बेसिस ऑफ वुज क्लासिफिकेशन, इस तरीके से ये सारी चीजें जो मैंने पढ़ाई इस तरीके से वुज ने बोला, कार्ल वुज ने बोला कि मैं नहीं मानता ये जो सिस्टम जो पहले साइंटिस्टों ने दिए थे वो इनकम्प्लीट है। मैंने अपनी स्टडी से पता लगाया, मैंने जब उनको जेनेटिकली उनके राइबोसोमल आरएनए की स्टडी किया, उनको मॉलिक्यूलर लेवल पर स्टडी किया तो मैंने देखा कि उनमें आपस में डिफरेंसेस हैं। सारे प्रोकैरियोटिक्स मोनेरन्स नहीं है, उनमें आपस में डिफरेंसेस हैं। मैं ये सिस्टम को इनकम्प्लीट बताता हूँ और मैं अपना एक नया सिस्टम देता हूँ। बेसिस ऑफ वुज क्लासिफिकेशन, जब उन्होंने क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया तो किस बेसिस पे दिया उसको पढ़ लेते हैं। Carl Wood used molecular and biochemical characteristics to classify organisms. उन्होंने क्या किया? मॉलिक्यूलर लेवल पे स्टडी करके उनका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या था? यूज्ड मॉलिक्यूलर एंड बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक। मॉलिक्यूलर मतलब उनकी जेनेटिकली कैसे दिखते हैं, उनका वो जेनेटिक मटेरियल है या वो किन किन बायोकेमिकल्स के द्वारा बने हुए हैं, है ना? क्या उनमें सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल सेम मटेरियल की बनी है या डिफरेंट मटेरियल की बनी है? क्या उनका आरएनए सेम है, उनका जेनेटिक मटेरियल सेम है या उनका सीक्वेंस डिफरेंट है? ये सारे इन बेसिस पे उन्होंने अपना क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया। He focused mainly on ribosomal RNA sequencing. Ribosomal RNA इसीलिए दिया क्योंकि जब इवोल्यूशन होता है तो इसमें बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, इसमें जो चेंज है बहुत कम होता है। तो जब हम इसके बारे में स्टडी करेंगे तो हम अच्छे से जान पाएंगे कि कौन सेम है कौन अलग है ना? Because rRNA is present in all organisms. rRNA सभी organism में present होता है। It change very slowly with evolution. Evolution के साथ साथ ये बहुत जल्दी चेंज नहीं होता, बहुत स्लोली। कोई भी चेंज आएगा तो वो क्या आएगा? बहुत स्लोली आएगा, है ना? It gives clear information about evolutionary relationship. यदि कोई चीज बहुत कम चेंज हो रही है तो वो हमको अच्छे से इंफॉर्मेशन दे पाएगी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स के बारे में। जैसे मैंने बोला
कि इवोल्यूशन हो रहा है और कोई पर्टिकुलर चीज है वो बहुत कम चेंज हो रही है इवोल्यूशन के साथ, तो मैं उसी चीज को लूंगी ना, क्योंकि मुझे जब मैं उस चीज के बारे में स्टडी करूंगी तो मुझे जल्दी पता चलेगा उनकी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स के बारे में। यदि कोई चीज इवोल्यूशन के साथ चेंज हो गई तो वो चेंज हो जाएगी, तो मैं उसको कैसे देख पाऊंगी कि वो पहले क्या कैसे कनेक्टेड थी, है ना, उनमें आपस में क्या रिलेशन था, ऑर्गेनिज्म में क्या रिलेशन था। अगर उनके पास पर्टिकुलर कोई चीज है वो चेंज हो गई तो मैं उनके आपस में रिलेशनशिप नहीं पढ़ सकती, नहीं देख सकती, है ना। तो मैंने क्या लिया, आरआरएनए लिया। अदर फीचर ही स्टडी, और भी फीचर्स थे जो उन्होंने स्टडी किया। मेन बेसिस क्या था, मॉलिक्यूलर बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक, है ना, और ही फोकस्ड मेनली ऑन राइबोसोमल आरएनए। अदर फीचर इज स्टडी सेल वॉल कंपोजिशन, उनकी सेल वॉल कैसे, सेल वॉल किससे बनी है और प्रेजेंट है, एब्सेंट है, ये सारी चीजें। सेल मेम्ब्रेन लिपिड स्ट्रक्चर, सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बेसिस पे सेंसिटिविटी टू एंटीबायोटिक्स, कौन से एंटीबायोटिक्स के बायोटिक्स से मर जाते हैं, कौन से नहीं मरती, ये सारी चीजें। मेटाबॉलिक एंड जेनेटिक मशीनरी, ठीक है। Based on these molecular difference, he proposed a new system. इन सारी चीजों को पढ़कर उन्होंने अपना क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया, है ना। कार्ल वुस डिस्कवरी। In 1977, Woos and his team discovered that there are two kinds of prokaryote, one similar to bacteria and another completely different group, that is archaea, ठीक है। जब उन्होंने प्रोकैरियोटिक्स की स्टडी की तो उन्होंने देखा कि आपस में जो प्रोकैरियोटिक्स हैं वो एकदम सेम नहीं है, उनमें कुछ डिफरेंसेस हैं, तो उन्होंने उनको डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड कर दिया। उन्होंने ऐसा ग्रुप जिसमें सारे बैक्टीरिया हो, सिमिलर टू बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया से सिमिलर है, दैट इज यूबैक्टीरिया, और अनदर कंप्लीटली डिफरेंट ग्रुप, दैट इज आर्किया। So he proposed a three-domain system of classification, divide all life into archaea, bacteria and eukarya। मतलब उन्होंने क्या किया, जो मोनेरा था उसको किस में डिवाइड कर दिया, उसको टू किंगडम बना दिए, एक मेरा आर्किया बना दिया, एक मेरा बैक्टीरिया बना दिया, ठीक है। बाकी 5 किंगडम मेरे पास थे, है ना, एक किंगडम के 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो 1 2 और यहाँ कितने बचे, 4 बचे, तो टोटल कितने हो गए, 6 किंगडम्स हो गए, तो इसको 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम भी बोला जाता है ना। तो ये था। अब मैं आर्किया के बारे में पढ़ लेती हूँ। आर्किया वो आर एंशिएंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये इनको पुराने प्राचीन माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी बोला जाता है, दैट कैन लिव इन एक्सट्रीम कंडीशन, ये बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशंस में रह सकते हैं। क्या अगर कोई एरिया बहुत ज़्यादा हॉट है तो वहाँ पर भी आर्किया पाए जाते हैं, ठीक है। अगर कोई बहुत ज़्यादा एसिडिक प्लेस है वहाँ पर भी पाए जाते हैं। दे लुक लाइक बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के जैसे दिखते हैं, बट जेनेटिकली क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। की फीचर, प्रोकैरियोटिक होते हैं, न्यूक्लियस नहीं होता, नो पेप्टिडोग्लाइकन इन सेल वॉल, इनकी जो सेल वॉल होती है उसमें पेप्टिडोग्लाइकन नहीं होता। मेम्ब्रेन लिपिड हैव ईथर लिंकेज, मेम्ब्रेन लिपिड के पास कैसी लिंकेज होती है, ईथर लिंकेज, कैन सर्वाइव एक्सट्रीम हॉट, और बहुत ज़्यादा हॉट एरिया में पाए जाते हैं, साल्ट एरिया में पाए जाते हैं, ठीक है। रिप्रोड्यूस इसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। एग्जाम्पल, मिथेनोजेंस प्रोड्यूस मीथेन गैस, हेलोफाइल्स लिव इन साल्टी लेक्स, थर्मोफाइल्स लिव इन हॉट एसिडिक इन्वायरमेंट्स। बैक्टीरिया की बात करें, यूबैक्टीरिया, बैक्टीरिया आर प्रोकैरियोट्स फाउंड एवरीवेयर, बैक्टीरिया भी प्रोकैरियोटिक्स होते हैं, ये सब जगह पाती हैं। जो हमने आर्किया पढ़ा वो एक्सट्रीम कंडीशंस में पाई जाती है, या तो बहुत ज़्यादा गर्म जगह पे, ठीक है, या बहुत ज़्यादा एसिडिक वाली जगह पे, या बहुत ज़्यादा साल्टी जगह पे, साल्टी लेक्स, है ना।
और ये जो यू बैक्टीरिया होते हैं वो हर जगह पाए जाते हैं। सॉइल्स की बात कर लें, एयर पे बात कर लें, वाटर की बात कर लें, कोई भी लिविंग बॉडी है उसकी बात कर लें, प्लांट्स पे बात कर लें, प्लांट्स में भी बैक्टीरिया होते हैं। इसमें से कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए अच्छे होते हैं, जैसे कर्ड में जो बैक्टीरिया होते हैं लैक्टोबैसिलस, दैट इज गुड फॉर अस। अदर आर हार्मफुल, कुछ हमें डिसीज कॉज कर देते हैं, है ना। की फीचर्स, प्रोकैरियोटिक्स, नो न्यूक्लियस, सेल वॉल हैज पेप्टिडोग्लाइकन, reproduce by binary fission, that is asexual method, can be autotrophic, make their own food, और heterotropic। autotrophic भी होते हैं, न्यूट्रिशन की बात करें तो अपना खाना खुद भी बना सकते हैं और दूसरे पर भी डिपेंड कर सकते हैं। सेंसिटिव टू कॉमन एंटीबायोटिक, है ना। एंटीबायोटिक अगर एंटीबायोटिक से क्या होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, है ना। एंटीबायोटिक से मतलब मर जाते हैं, ठीक है, सेंसिटिव होते हैं। एग्जाम्पल्स, इकोलाई, स्ट्रेप्टोकोकस, राइजोबियम, लैक्टोबैसिलस, ये सारे एग्जाम्पल है। डोमेन 3 दैट इज यूकैरिया। यूकैरिया किसको बोला है, इसमें सारे हमारे आ जाते हैं, प्रोटिस्टा आ जाता है ना, और फंजाई आ जाता है, इसमें हमारा प्लांटी आ जाता है, एनीमीलिया आ जाता है। मैंने मोनेरन्स को टू ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया था, अलग से अलग किंगडम्स बना दिए थे उसके, है ना। और बाकी के ये सारे सेम है, जितने भी प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनीमिलिया, सब यूकैरिया में आ जाएंगे। यूकैरिया इंक्लूड ऑल ऑर्गेनिल्स दैट आर ट्रू न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बोर्न ऑर्गेनिल्स। दे आर मोर एडवांस एंड कॉम्प्लेक्स लाइफ, कॉम्प्लेक्स होते हैं, इनके पास न्यूक्लियस होता है, इनके जो सेल होते हैं उसमें जो ऑर्गेनिल्स होते हैं उनके पास मेम्ब्रेन होती है ना। किंगडम अंडर यूकैरिया दैट इज प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनीमिलिया। क्लियर। की फीचर्स की बात करें, यूकैरियोटिक सेल्स विथ न्यूक्लियस, इनकी जो सेल्स होती है वो यूकैरियोटिक्स होती है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सारे किसमें थे, मोनेरास में, है ना। प्रोकैरियोटिक मोनेरा में थे। तो जब कार्लूस ने स्टडी किया तो देखा मोनेरा जो प्रोकैरियोटिक है उनमें भी कुछ आपस में डिफरेंसेस हैं, तो उन्होंने उस किंगडम को तोड़ के 2 किंगडम बना दिए, आर्किया और यूबैक्टीरिया। और बाकी के 4 किंगडम थे वो सारे उन्होंने किस में रख दिए, यूकैरिया में रख दिए। तो ये हमारा 3 डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम बन गया इस तरीके से। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं, रिप्रोड्यूस सेक्सुअली और एसेक्सुअली, सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं, कुछ एसेक्सुअली भी करते हैं। डीएनए इनसाइड न्यूक्लियस, इनके न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है। ये कंपैरिजन हो गए सब कुछ, न्यूक्लियस, सेल वॉल, राइबोसोम, मेम्ब्रेन, लिपिड, हैबिटेट। एग्जांपल, न्यूक्लियस अब्सेंट होता है आर्किया में, बैक्टीरिया में अब्सेंट होता है, यूकैरिया में प्रेजेंट होता है। ये दोनों क्या है, प्रोकैरियोटिक है, तो उनके पास न्यूक्लियस नहीं होगा। सेल वॉल विदाउट पेप्टिडोग्लाइकन, पेप्टिडोग्लाइकन नहीं होता, विथ पेप्टिडोग्लाइकन मे हैव सेलुलोज, काइटिन, ये सारी चीजें। राइबोसोम 17S, राइबोसोम 17S, राइबोसोम 18S, है ना। मेम्ब्रेन लिपिड, ईथर लिंकेड, एस्टर लिंक, एस्टर लिंक्ड। हैबिटेट, एक्सट्रीम हैबिटेट में रहते हैं एवरीवेयर, दैट इज नॉर्मल। एग्जांपल, मिथेनोजेंस, ई कोलाई, ह्यूमंस एंड प्लांट्स। इंपोर्टेंस ऑफ वुड्स क्लासिफिकेशन, वुड्स क्लासिफिकेशन की इंपोर्टेंस, इंट्रोड्यूस मॉलिक्यूलर क्राइटेरिया इन टेक्सोनॉमी, showed genetic relationships among all life forms, helped scientists identify archaea as a separate form of life, changed how we view evolutions, now seen as three-man lineage, provide a universal framework for classification, give rise to the field of molecular phylogenetics। मतलब इम्पोर्टेंस ऑफ वुड्स क्लासिफिकेशन, वुड्स क्लासिफिकेशन से कि क्या क्या इम्पोर्टेंस है तो देख लीजिए। उन्होंने चीज़ों को मॉलिक्यूलर लेवल पे स्टडी किया, तो जब उन्होंने वो स्टडी किया तो साइंटिस्ट को पता चला कि हाँ, हमें भी मॉलिक्यूलर लेवल पे चीज़ों को स्टडी करके क्लासिफाई करना चाहिए, या कोई भी चीज़ हम पढ़ रहे हैं तो उसको मॉलिक्यूलर लेवल पर समझना चाहिए। जब हम मॉलिक्यूलर लेवल पे किसी चीज़ को समझते हैं तो हम उसके बारे में और अच्छे से जान सकते हैं, है ना। साइंटिस्ट की हेल्प की किसमें, आर्किया को एक सेपरेट फॉर्म ऑफ लाइफ बताया उन्होंने, ठीक है। तो उन्होंने साइंटिस्ट की मतलब हेल्प साइंटिस्ट आइडेंटिफाई आर्किया एज अ सेपरेट फॉर्म ऑफ लाइफ। उन्होंने बताया कि इवोल्यूशन रिलेशनशिप्स के बारे में, कि जैसे हमें चीज़ें दिखती हैं कि एक ही लाइन में इवोल्यूशन हो रहा है, वैसा नहीं होता,
एक कॉमन एंसेस्टर से भी बहुत सारे न्यू ऑर्गेनिज्म बनते हैं। ऐसा नहीं कि इससे यही बनेगा, काफ़ी चीज़ें बन सकती हैं। वो हमें कब पता चलता है? जब हम चीज़ों को जेनेटिकली स्टडी करते हैं। Provide a universal framework for classification give rise to the field of molecular phylogenetics. Limitations क्या क्या थी? Based mainly on rRNA sequence may not give full evolutionary picture. उन्होंने सिर्फ राइबोसोमल rRNA की सीक्वेंस करके ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया। उन्होंने कंप्लीट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप नहीं बताए कि मतलब कौन किससे निकला, क्या हुआ। उन्होंने बस स्टडी किया राइबोसोमल आरएनए सीक्वेंसेस की। हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर, जीन एक्सचेंज बिटवीन ऑर्गेनिज्म कैन कंफ्यूज रिलेशनशिप, है ना। नॉट ऑलवेज इजी टू सेपरेट आर्किया एंड बैक्टीरिया क्लियरली. Some scientists argue for more flexible system using full genomes. देखो, जब हम किसी भी चीज़ की जेनेटिकली स्टडी कर रहे हैं तो स्टडी इतनी आसान नहीं होती, तो हम हमेशा उनके डिफरेंसेस को एकदम क्लियर कट नहीं दिखा सकते। ठीक है, नॉट ऑलवेज इजी टू सेपरेट, हम नहीं कर सकते। कोई भी मेरे पास ऑर्गेनिज्म है तो वो इतना आसान नहीं है कि मैं उसको इजीली डिवाइड कर दूं, हाँ ये आर्किया है, हाँ ये बैक्टीरिया है ना। तो ये सारी उनकी लिमिटेशन थी। Some scientists argue for more flexible system for system using full genomes, है ना। तो ये सारी limitations थी। Change in understanding after Booth system. जब कार्ल बूथ ने अपना क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया, तो जब क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया तो लोगों की अंडरस्टैंडिंग में क्या क्या चेंज आए? क्या वो अब चीजों को पहले से बेहतर समझने लगे थे? देखते हैं। Before Booth, scientists thought there were only two main cells, that is prokaryotic and eukaryotic. Evolution was seen as simple complex. जब क्लासिफिकेशन सिस्टम नहीं दिया कार्ल बूथ ने, तो साइंटिस्ट सोचते थे कि सारे ऑर्गेनिज्म बस प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक्स में डिवाइड है ना। और सोचते थे कि इवोल्यूशन क्या है, एक स्ट्रेट लाइन में फ्लो करता है, कि कॉमन एंसेस्टर है, उससे ये इवॉल्व हुआ, उससे ये, तो एकदम स्ट्रेट। लेकिन ये इतना स्ट्रेट नहीं है, इवोल्यूशन इज कॉम्प्लेक्स। क्लियर? Afterwards, life was understood to have three fundamental lineage, so that archaea and eukarya are more closely related to either is to bacteria. उन्होंने एक चीज बताई, दैट इज इम्पोर्टेंट पॉइंट। उन्होंने जब वो स्टडी कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि जो आर्किया है वो यूकैरिया से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है ना, बल्कि बैक्टीरिया अलग है। बैक्टीरिया जैसे आर्किया एंड यूकैरिया आपस में रिलेटेड है, मोर क्लोजली रिलेटेड देन आइदर इज बैक्टीरिया। ये दोनों आपस में बैक्टीरिया से ज़्यादा रिलेटेड है, बैक्टीरिया अलग है। इन दोनों, ये दोनों क्या है, मोर क्लोजली रिलेटेड है। ये कब पता चला? जब हमने इनकी इवोल्यूशन के बारे में स्टडी किया कि ये कैसे इवॉल्व हुए हैं, तब हमने पाया कि इन दोनों के बीच में एक कॉमन एंसेस्टर था, जिसकी वजह से ये आपस में क्या है, रिलेटेड है। लेकिन बैक्टीरिया के केसेस में ऐसा नहीं है, बैक्टीरिया रिलेटेड नहीं है इनसे, ये दोनों आपस में ज़्यादा रिलेटेड है। Change the study of evolution from morphological to molecular level. उन्होंने स्टडी का बेसिस चेंज कर दिया। उन्होंने बोला कि हम किसी चीज़ के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल चीज़ें नहीं पढ़ो, क्या देखो, उनको मॉलिक्यूलर लेवल पे भी स्टडी करो। ओपन न्यू doors in microbiology, genetics and evolutionary biology. Conclusions: Carl Wood transformed our understanding of life on Earth. His three-domain system showed that genetic and molecular features reveal deeper truth than physical appearance. उन्होंने बताया कि जब हम चीज़ों को जेनेटिकली स्टडी करते हैं तो हम उस चीज़ के बारे में बहुत अच्छे से जान पाते हैं, उतना अच्छे से जान पाते हैं जितना हम उसको बाहरी देख के नहीं जान सकते।
उनकी अपीयरेंस देख के हम उतना अच्छे से नहीं जान सकते जितना हम उनको जेनेटिकली स्टडी करने से जान सकते हैं. It remains the foundations of modern classification and continues to guide evolutionary study today. ठीक है. Whose three domain of classification? ये hears. मैंने बताया कि आर्किया और यूकैरिया आपस में ज़्यादा रिलेटेड है, तो दैट इज आर्किया एंड दैट इज यूकैरिया. जब हमने इसको पूरे इवोल्यूशन इनका देखा तो देखो यहाँ पर ये दोनों आपस में क्या है, कनेक्टेड है. और बैक्टीरिया एक अलग सेपरेट हो रहा है इधर से, है ना, बैक्टीरिया अलग हो रहा है, जबकि ये आगे जाके कनेक्टेड है उसके बाद ये अलग हो रहे हैं, है ना. तो ये आपस में ज़्यादा रिलेटेड है बैक्टीरिया.